Hello everyone, welcome to e-portal of Apex Academy Roorkee. I am Vipul Saini, faculty from Department of Civil Engineering. So through these video series we are studying our first subject, that is the soil mechanics. In the previous lecture we studied about the basic definition of consistency. Now in this video we will continue with the types of consistency limits, that is the liquid limit, plastic limit as well as shrinkage limit. Okay, so our first heading is liquid limit. लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो देखो जो लिक्विड लिमिट हम पढ़ेंगे, लिक्विड लिमिट पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि जो हमने कंसिस्टेंसी में पढ़ा था, जो डायग्राम पढ़ा था वो डायग्राम कैसे था, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम लिक्विड लिमिट को डिफाइन करते हैं। तो एक रफ डायग्राम बनाते हैं जो कि प्रीवियस लेक्चर में देखा था, विच इज़ अबाउट द कंसिस्टेंसी। तो उसमें जो लिक्विड लिमिट थी वो क्या थी, तो देखो WL ये लिक्विड लिमिट थी, ये सॉलिड स्टेट था, ये क्या था सेमी सॉलिड, सॉलिड सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड, ठीक है। तो देखो लिक्विड लिमिट क्या होती है, एक बार समझा देता हूँ। लिक्विड लिमिट हमारी होती है कि वो वाटर कंटेंट, जिस वाटर कंटेंट पर अगर हमारा सॉइल है तो वो या तो प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाएगा या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। और ये जो है लिक्विड लिमिट, ये हमारा मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर है जिसके बाद जो हमारा सॉइल है वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। या ये कहें कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट है जिससे पहले जो कि हमारा सॉइल है वो प्लास्टिक स्टेट में रहता है, ठीक है। या ये कहें कि ये हमारा मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर है जिसके बाद जो हमारा सॉइल है, सॉइल की जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो नेग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं लिक्विड लिमिट की, तो पॉइंट्स में देखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, लिक्विड लिमिट क्या होती है, इट इज दैट वाटर कंटेंट, ये वो वाटर कंटेंट है एट विच, जिस पर क्या होता है, जो हमारी कंसिस्टेंसी स्टेज है वो चेंज होती है। एट विच कंसिस्टेंसी स्टेज चेंजेस फ्रॉम आइदर चेंजेस फ्रॉम प्लास्टिक टू लिक्विड और वाइस वर्सा, ठीक है। तो देखो इट इज़ दैट वाटर कंटेंट, ये वो वाटर कंटेंट है जिस पे जो हमारे पास कंसिस्टेंसी स्टेज है वो चेंज होती है। कहाँ से कहाँ तक, या तो प्लास्टिक से लिक्विड पे होगी या फिर वाइस वर्सा, दैट इज़ फ्रॉम लिक्विड टू प्लास्टिक। दूसरा पॉइंट जो है लिक्विड लिमिट में वो है इट इज़ द minimum amount of water at which soil become liquid stage, ठीक है। देखो ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर है जिस पर जो हमारे पास सॉइल है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। या थर्ड डेफिनेशन देखते हैं लिक्विड लिमिट की, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसके बाद जो हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ है सॉइल की वो नेग्लिजिबल हो जाती है। इट इज दैट water content at which soil have negligible shear strength, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने सिर्फ जो लिक्विड लिमिट है उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि लिक्विड लिमिट को हम डिफाइन कैसे करें। पहला है कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि स्टेज का चेंज होना फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू सेकंड स्टेज, वो लिक्विड लिमिट है, ठीक है। और स्टेज स्पेसिफाइड है
दैट इज़ फ्रॉम प्लास्टिक टू लिक्विड। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जिसके बाद जो हमारे पास सॉइल है वो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो लिक्विड जैसी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि वो अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट जिसके बाद जो सॉइल की जो शेयर स्ट्रेंथ है वो नेग्लिजिबल हो जाती है। तो ये 3 पॉइंट है जो कि लिक्विड लिमिट की डेफिनेशन को बताते हैं। अब देखते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट लिक्विड लिमिट, ठीक है, कैसे निकालते हैं और किसकी हेल्प से हम लिक्विड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। हाउ वी कैलकुलेट लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो देखो, जो लिक्विड लिमिट निकालने का तरीका है वो एक हमारे पास एपरेटस होता है, दैट इज़ नोन एज द कैसेग्रेंडे एपरेटस। उसकी हेल्प से हम निकालते हैं लिक्विड लिमिट। तो कैसे निकालते हैं पूरा प्रोसेस देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इट इज कैलकुलेटेड बाय एन apparatus which is known as, ब्रैकेट में लिख देते हैं, कैसेग्रेंडे apparatus, ठीक है। तो कैसेग्रेंडे apparatus की हेल्प से हम लिक्विड लिमिट को निकालते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। सेकंड पॉइंट, ये जो हमारे पास कैसेग्रेंडे apparatus होता है इसमें हम इसकी हेल्प से, ये तो प्रैक्टिकल एनालिसिस है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं फिर थ्योरेटिकल एनालिसिस करते हैं। मीन्स हम ग्राफ की हेल्प से फॉर्मूला डेराइव करते हैं और वो फॉर्मूला हमारा यूज़फुल होता है इसको थ्योरेटिकली निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन वो फॉर्मूला कहाँ से आया? वो प्रैक्टिकल जो हमने किया विद द हेल्प ऑफ कैसेग्रेंडे apparatus उससे आया। तो एक बार सिंपल समझ लेते हैं कि जो कैसेग्रेंडे apparatus है ये कैसे काम करता है और कैसे लिक्विड लिमिट हम निकालते हैं। तो देखो, ये कुछ ऐसा होता है, एक हमारे पास रबड़ का बेस होता है, ठीक है, रबर बेस, और इस रबर के बेस पर एक स्टैंड होता है जिसमें एक ओपन प्लेट होती है या ओपन कप टाइप का, ओपन कप शेप का एक इक्विपमेंट होता है, ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, ये थोड़ा टिल्ट रहता है अपने जो इसका टो है उस साइड से। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो हमारे पास सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल लिया, तो उस सॉइल सैंपल के हमें क्या निकालना है? लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट का मतलब क्या है? वो वाटर कंटेंट जिस पर स्टेज चेंज हो जाए फ्रॉम प्लास्टिक टू लिक्विड। तो मेनली क्या है ये? मेनली ये वाटर कंटेंट है। मीन्स हम क्या करेंगे, पहले हमने एक सैंपल लिया, जो सॉइल सैंपल लिया जिसकी हमें लिक्विड लिमिट निकालनी है, तो उस सैंपल पर हम कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, वाटर कंटेंट हमें पता है कि हम कितना ऐड कर रहे हैं, सो वी नो वाटर कंटेंट। W की वैल्यू हमें पता है, स्टार्टिंग में पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो W हम ऐड कर रहे हैं क्या यही लिक्विड लिमिट है। यही पता करना है कि कितना हम वाटर ऐड कर रहे हैं कि वो लिक्विड लिमिट रहे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने अननोन एक एजम्पशन लिया कि मान लो कि जो भी हमारा सॉइल सैंपल था उसमें अप्रोक्सीमेटली 10% हमने वाटर डाल दिया, ठीक है। तो वाटर जो कंटेंट है उसकी वैल्यू हमें पता चल गई। अब इसकी हेल्प से क्या करेंगे, हमने वाटर कंटेंट डाला और उसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद एक हमने सैंपल बना लिया। अब उस सैंपल को हम क्या करेंगे, उस सैंपल को हम, ये जो हमारे पास प्लेट है, इस प्लेट में या ओपन कप है, इस कप में हम सैंपल को डाल देंगे, ठीक है। इस कप, ये कप जो होता है ये इस शेप का होता है, इस शेप का होता है, इस शेप का, ठीक है, इस शेप का होता है। इसमें हमने क्या करा, जो हमने सैंपल बनाया वो सैंपल इसमें फिल कर दिया। अब इस सैंपल को हमने फिल किया, उसके बाद अगला स्टेप है कि हमारे पास एक टूल होता है, बेसिकली दो टूल होता है। एक तो जो कैसेग्रेंडे है, कैसेग्रेंडे ने खुद अपना टूल दिया विच इज़ नोन एज, टूल देख लेते हैं, टूल्स, कैसेग्रेंडे टूल। और जो दूसरा टूल हमारे पास है वो है ASTM टूल, ठीक है। ASTM का मतलब है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ
टेस्टिंग मशीन, ठीक है। तो हम बेसिकली जो टूल यूज़ करते हैं वो ASTM यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे जो रिज़ल्ट हैं वो एज़ कम्पेयर टू कैसा ग्रांडे टूल वो थोड़े सही मिलते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास प्लेट है, ठीक है। हमने क्या किया, ये हमारे पास ओपन कप है, इसमें हमने सैंपल डाल दिया। अब सैंपल डाल दिया जिसका जो वाटर कंटेंट है वो हमें नोन है, ठीक है। इस सैंपल को हमने इसमें डाल दिया, उसके बाद हमारे पास टूल लिया और एक ग्रूव बना दिया। मीन्स ये जो बीच की लाइन है ना, हमने इसको काट दिया, इस सैंपल को काट दिया, एक ग्रूव बना दिया, ठीक है। तो एक ग्रूव बना दिया। अब क्या करते हैं, हम इसमें नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लोज, यहाँ पर एक हैंडल होता है, इस हैंडल की हेल्प से हम इसको रोटेट करते हैं। और ये जो है, ये जो हमारे पास ओपन कप है, ये अप एंड डाउन होता है। और ये जो फॉल होता है ये 1 सेंटीमीटर का फॉल होता है। मीन्स जब भी हम इसको रोटेट करते हैं तो ये 1 सेंटीमीटर ऊपर जाता है और 1 सेंटीमीटर फिर नीचे गिरता है, फोर्स से नीचे गिरता है, 1 सेंटीमीटर की फोर्स से नीचे गिरता है। तो जब ये नीचे गिरेगा तो जो ग्रूव होगा वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम ये नोट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ ब्लोज लगे उस ग्रूव को फिल होने में, ठीक है। हमने क्या किया था, सैंपल को बीच से काट दिया था तो एक खाली स्पेस बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्लोज देंगे। नंबर ऑफ ब्लोज तब तक देंगे जब तक जो हमारे पास जो खाली स्पेस है जिसको हम ग्रूव बोलते हैं वो उस सैंपल से दोबारा भर ना जाए। जब जिस भी ब्लोज पर वो भर जाएगा उस ब्लो को हम नोट कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे करते हैं कि पहले मान लो हमने जो वाटर कंटेंट लिया वो W1 लिया, इस वाटर कंटेंट पर जो हमारे पास नंबर ऑफ ब्लोज आए वो N1 आए। सिमिलरली W2 लिया, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ ब्लोज मिले वो N2 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे करते हैं। और जो इंपॉर्टेंट है, जो इसमें ध्यान रखना है, वो याद रखना है कि जो हम फॉल देते हैं, फ्री फॉल देते हैं, वो कितना देते हैं, वो देते हैं 1 सेंटीमीटर का। मीन्स जो सैंपल है उसको हम 1 सेंटीमीटर का फ्री फॉल देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करें। तो वी नो वॉट, हमें ये भी पता है, सब वैल्यू पता है। तो लिक्विड लिमिट, जो लिक्विड लिमिट डिफाइंड है वो कैसे डिफाइंड है, थ्योरेटिकली क्या कैसे डिफाइंड होती है, ऐसे डिफाइंड होती है। देखो कि वो वाटर कंटेंट जो कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज पर ग्रूव को फिल कर दे वही हमारा लिक्विड लिमिट कहलाता है, ठीक है। दैट अमाउंट ऑफ वाटर which fill groove completely at 25 NOB. NOB means number of blows, means हमें 25 फिक्स है, मीन्स नंबर ऑफ ब्लोज फिक्स है कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज पर जो वाटर कंटेंट है वही हमारा लिक्विड लिमिट है। अब देखो निकालते कैसे है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ देखते हैं, समझते हैं कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ इस टाइप की शेप आती है जब हम बनाते हैं ग्राफ किस किस के बीच का, नंबर ऑफ ब्लोज का और वाटर कंटेंट का। तो जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में हम लिखते हैं नंबर ऑफ ब्लोज, नंबर ऑफ ब्लोज, और जो हमारे पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में हम लिखते हैं वाटर कंटेंट, ठीक है। तो देखो, और ये जो ग्राफ बनाते हैं ये हम बनाते हैं सेमी लॉग पर, जिसमें जो लॉग वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है, एक्स एक्सिस। सो दिस इज ऑन द लॉग स्केल एंड दिस इज ऑन द अर्थमेटिकल स्केल, ओके। तो देखो मान लो जो सबसे पहले हमने वाटर कंटेंट लिया वो W1 लिया, दिस इज द W1, दैट इज द फर्स्ट assumption that we took in this test। W1 पर जो हमारे पास नंबर ऑफ ब्लोज आए, मैं मान लेता हूँ N1 आए, तो इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, लॉग में रिप्रेजेंट करेंगे, लॉग बेस 10 N1, ठीक है। उसके बाद ये नंबर ऑफ टाइम्स टेस्ट परफॉर्म किया, और जो लास्ट आया W2 लिख रहा हूँ, वाटर कंटेंट हमने जो लास्ट एज्यूम किया, इस वाटर कंटेंट पर जो नंबर ऑफ ब्लोज आए वो आए, लॉग की फॉर्म में लिखेंगे log 10 N2, ठीक है। तो देखो मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि
इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 25 नंबर ऑफ ब्लोज होंगे, तो log 10 25, इस नंबर ऑफ ब्लोज के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा वाटर कंटेंट होगा वही हमारा होगा लिक्विड लिमिट। ठीक है, ये जो है हमारा नंबर ऑफ ब्लोज 25, इसके अलोंग जो हमारा वाटर कंटेंट होगा इसको हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट। ठीक है, ग्राफ समझ आया ना। अब ये जो ग्राफ है इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम याद रखना कि ये जो हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ को हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। और ये जो ग्राफ है फ्लो चार्ट, इसका जो स्लोप होता है उसको हम बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं द स्लोप ऑफ फ्लो चार्ट इज नोन एज फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स, देखो एक इंपॉर्टेंट टर्म है फ्लो इंडेक्स। तो अब देखते हैं कि फ्लो इंडेक्स का हम कैसे निकालते हैं। फ्लो इंडेक्स देखते हैं कैसे निकालते हैं। फ्लो इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं IF, या फ्लो इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय IF या FI। ठीक है, तो देखो फ्लो इंडेक्स हमारा जो होता है वो होता है रेशो किस किस के बीच का, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय लार्जर क्वांटिटी क्या है, लार्ज क्वांटिटी N2 है, तो हम माइनस करेंगे log बेस 10 N2 माइनस log बेस 10 N1। ठीक है, तो ये हमारा है फॉर्मूला किसका, ये फॉर्मूला हमारा है फ्लो इंडेक्स का। ऐसे हम निकालते हैं फ्लो इंडेक्स। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखे तो कैसे लिखते हैं, तो ये रफ कर देते हैं ग्राफ। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कि कैसे लिखते हैं। तो देखो FI इज इक्वल टू W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय, देखो लॉग में है, लॉग के रूल क्या होते हैं, log A माइनस log B इज इक्वल टू log A बाय B। log बेस 10 क्या आएगा, N2 बाय N1, दैट इज N2 बाय N1। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये, किसका फॉर्मूला है, ये है फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला। ऐसे हम फ्लो इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखो फ्लो इंडेक्स का मतलब क्या है। फ्लो इंडेक्स का मतलब है कि वाटर धीरे धीरे अपनी जो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लूज करता जा रहा है। कब, जब हम उसमें वाटर कंटेंट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमने ग्राफ देखा था वो किस फॉर्म में था, ग्राफ हमारा कुछ इस शेप में था। ठीक है, और ये हमारा था वाटर कंटेंट, ये नंबर ऑफ ब्लोज, और यहाँ पे क्या था वाटर कंटेंट। मीन्स जैसे ही हम नंबर ऑफ ब्लोज बढ़ा रहे हैं तो ये जो है ये क्या है, ये है फ्लो इंडेक्स। तो हमारा फ्लो इंडेक्स क्या हो रहा है, फ्लो इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मीन्स कि धीरे धीरे जैसे ही हम वाटर ऐड कर रहे हैं अपने सॉइल सैंपल में, तो जो हमारे पास सॉइल है वो अपनी जो स्ट्रेंथ है वो लूज कर रहा है। ठीक है, तो ये है लिक्विड लिमिट के बारे में। सबसे पहले हमने देखा कि लिक्विड लिमिट को थ्योरेटिकली कैसे निकालते हैं। अब लिक्विड लिमिट प्रैक्टिकली कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैसेग्रांडे एपरेटस की जो वर्किंग है वो देख ली कि एक्चुअली हम कैसे वर्किंग करते हैं लेबोरेटरी में। ठीक है, उसके बाद कि ये पता है कि इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द एपरेटस विच इज़ नोन एज कैसेग्रांडे एपरेटस, और किस नंबर ऑफ ब्लोज पे हम लिक्विड लिमिट निकालते हैं, वो निकालते हैं हम 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे, और उसका फॉर्मूला है विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ द फ्लो इंडेक्स। एंड हाउ यू डिफाइन द फ्लो इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स इज द स्लोप ऑफ द फ्लो चार्ट, क्योंकि जो चार्ट है उसका नाम है फ्लो चार्ट, और उस चार्ट का जो स्लोप है उसको हम बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। और फ्लो इंडेक्स का दैट इज फर्स्ट फॉर्मूला, एंड इसको याद मत रखना बिकॉज इट इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ द फ्लो इंडेक्स। ठीक है, जो कि log N2 बाय N1 की फॉर्म में है। तो ये हमारा है फ्लो इंडेक्स। तो लिक्विड लिमिट यहीं तक है।
उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लिमिट आती है दैट इज़ द प्लास्टिक लिमिट। आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट द श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो प्लास्टिक लिमिट देखते हैं कि प्लास्टिक लिमिट कैसे निकालते हैं। देखो पहले तो डेफिनेशन देखते हैं कि हाउ वी डिफाइन द प्लास्टिक लिमिट। डेफिनेशन सिमिलर है जैसे हमने लिक्विड लिमिट डिफाइन किया, और जो श्रिंकेज लिमिट है उसकी भी डेफिनेशन हम सिमिलर ही है जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हम लिक्विड लिमिट को डिफाइन कर रहे थे ऐसे ही प्लास्टिक लिमिट को डिफाइन करेंगे और ऐसे ही श्रिंकेज लिमिट को डिफाइन करेंगे, ताकि जो आपको हर लिमिट याद ना करनी पड़े। फर्स्ट यू ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ के बेसिस पर आप इजीली डिफाइन कर सकते हो कोई भी लिमिट। देखो सिंपल ग्राफ बनाना है, स्टेट, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड फाइनली लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं प्लास्टिक लिमिट। सेकेंड लिमिट इज प्लास्टिक लिमिट। देखो जो प्लास्टिक लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट का एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, हम बस ये देखेंगे कि इसको हम निकालते कैसे हैं, प्रैक्टिकली कैसे निकालते हैं, और इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि हाउ वी डिफाइन द प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, सो दिस इज द WL लिक्विड लिमिट विच वी ऑलरेडी स्टडीड। सेकेंड वन इज द प्लास्टिक लिमिट जो कि हम अभी देखने वाले हैं कि प्लास्टिक लिमिट क्या है। तो देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो दो डेफिनेशन देखेंगे, एक देखेंगे कि जब हमारी जो कंसिस्टेंसी स्टेज है वो आपस में इंटरचेंज हो रही है तो हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखो जो हमारे पास प्लास्टिक लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट का मीन्स इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट एट विच द कंसिस्टेंसी चेंज फ्रॉम द सेमी सॉलिड टू प्लास्टिक स्टेज और वाइस वर्सा। मीन्स ये वो वाटर कंटेंट है जिस पे जो हमारे पास कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी स्टेज है, वो चेंज हो रही है कहाँ से कहाँ तक, सेमी सॉलिड से प्लास्टिक तक या फिर वाइस वर्सा। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, पहला पॉइंट देखते हैं प्लास्टिक लिमिट का। इट इज दैट अमाउंट ऑफ water content, it is that amount of water content at which consistency stage changes from semi solid to plastic और वाइस वर्सा। ठीक है, जो पहली डेफिनेशन थी वो समझ गए ना कि वो वाटर कंटेंट जिस पर जो हमारी कंसिस्टेंसी लिमिट है वो यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रही है या यहाँ से यहाँ तक। मींस ये क्या है, ये एक बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन इन बिटवीन द टू स्टेजेस, बिटवीन द टू कंसिस्टेंसी स्टेजेस, दैट इज द सेमी सॉलिड एज वेल एज प्लास्टिक। ठीक है, अब अगली डेफिनेशन देखते हैं। जो हमारे पास अगली डेफिनेशन है वो किस टर्म में है। देखो प्लास्टिक लिमिट हमारे पास क्या है, प्लास्टिक लिमिट हमारा वो हमारे प्लास्टिक लिमिट हमारे पास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट है जिसके बाद जो हमारे पास सॉइल सैंपल है वो प्लास्टिक स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स प्लास्टिक लिमिट इज व्हाट, इट इज दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर आफ्टर दैट द सॉइल सैंपल इज कन्वर्ट इनटू द प्लास्टिक फॉर्म। ठीक है, same it is that amount of, it is the minimum amount of water content को WC लिख रहा हूँ। it is the minimum amount of water content at which consistency चेंज इनटू प्लास्टिक स्टेज। ठीक है, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर है जिसके बाद जो हमारे पास सॉइल है वो प्लास्टिक स्टेट में एंटर कर जाएगा। सो दिस इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ द सेम प्लास्टिक लिमिट। अब की प्लास्टिक लिमिट हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, देखो प्लास्टिक लिमिट हम जो प्रैक्टिकली निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, हम सॉइल सैंपल ले लेते हैं, हमारे पास सॉइल सैंपल है, उस सॉइल सैंपल को हम अपने पाम में रब करते हैं, और रब करते हैं
तो हम 3 mm के थ्रेड्स बनाते हैं। तो जब हम 3 mm के थ्रेड बनाएंगे तो अगर जो हमारे पास जो थ्रेड है वो देखो क्रैक तो आ जाएंगे। अगर वो नहीं टूट रहा मीन्स आपने 3 mm का थ्रेड बनाया और वो 3 mm का थ्रेड बन गया, तो इसका मतलब जो आपके पास सॉइल है वो प्लास्टिक स्टेट में है, समझे। मान लो आपने सॉइल सैंपल लिया और उसे रब करना स्टार्ट किया, तो अगर वो 3 mm का थ्रेड बनने से पहले ही उसमें क्रैक जनरेट हो गई या टूट गया, 3 mm का थ्रेड नहीं बन पा रहा, इसका मतलब आपका जो सॉइल सैंपल है वो प्लास्टिक स्टेट में नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर टू चेक वेदर द योर सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेट और नॉट। सो हाउ वी चेक, देखो शॉर्ट में लिखता हूँ, 3 mm डायामीटर थ्रेड, 3 mm डायमीटर के आपको थ्रेड बनाने हैं। क्रैक्स अपीयर, अगर क्रैक्स अपीयर हो रहे हैं या क्रैक ये आपका 3 mm का नहीं बन रहा, तो इसका मतलब योर सॉइल इज नॉट इन प्लास्टिक स्टेट। आपका जो सॉइल है वो प्लास्टिक स्टेट में नहीं है, तो वो किस स्टेट में है, या तो वो सेमी सॉलिड स्टेट में है या वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। तो प्लास्टिक लिमिट में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है याद करने के लिए, बस ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ वी कैलकुलेट द प्लास्टिक लिमिट। बता दिया कि 3 mm के थ्रेड्स बनाने हैं, बन गए तो बहुत अच्छी बात है, वो प्लास्टिक स्टेट में है हमारा सॉइल, नहीं बने तो कोई बात नहीं, वो प्लास्टिक स्टेट में नहीं है, ठीक है। तो लिक्विड लिमिट में जैसे हमने पढ़ा था पूरा फॉर्मूला कैसे निकालते हैं कि विद द हेल्प ऑफ कैसे ग्राइंड एपरेटस और फॉर्मूला, वो इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक लिमिट में हमें कुछ याद नहीं रखना, डेफिनेशन आपको याद नहीं रखनी, क्यों, क्योंकि कोई भी डेफिनेशन याद नहीं रखनी प्लास्टिक लिमिट की। तो क्या कि जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो समझ जाओगे कि ये जो एरिया है ये प्लास्टिक लिमिट है और ये क्या है, ये लिक्विड लिमिट है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लिमिट है वो है श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट में फॉर्मूले हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ये अब लास्ट हमारे पास लिमिट रह गई, दैट इज द श्रिंकेज लिमिट। और इन तीनों जो हमने लिमिट पढ़ी, इनमें से जो क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं वो इसी टॉपिक से रहते हैं, दैट इज़ द श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। क्योंकि श्रिंकेज लिमिट में कंफ्यूजन रहती है कि श्रिंकेज लिमिट कैसे निकालते हैं या कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं श्रिंकेज लिमिट। तो डिफाइन करने से पहले एक बार ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ में श्रिंकेज लिमिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ग्राफ के बेसिस पर ही हम डिफाइन करेंगे और जो फॉर्मूले डेराइव करेंगे वो भी ग्राफ के बेसिस पे ही करेंगे। तो जो ग्राफ है ना, ग्राफ आपको याद रखना है, ठीक है। देखो ग्राफ 3 दिन में इतनी बार ग्राफ बना दिया, अगर आप पूरा लेक्चर भी देख रहे हो ना तो आपको ग्राफ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ग्राफ भी आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे बनाना है। इतनी बार इसको रिपीट करते हैं ग्राफ को। देखो जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है उसमें हम क्या लेते हैं, वाटर कंटेंट। ये है लिक्विड लिमिट, ये है प्लास्टिक लिमिट, ये है श्रिंकेज लिमिट। स्टेज लिख लेते हैं, दिस इज सॉलिड, दिस इज सेमी सॉलिड, दिस इज प्लास्टिक एंड लास्ट वन इज लिक्विड, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लेते हैं वाई एक्सिस में क्या लेते हैं, वी रिप्रेजेंट वॉल्यूम इन द वाई एक्सिस एंड इन द एक्स एक्सिस व्हाट वी रिप्रेजेंट वाटर कंटेंट, ठीक है। तो देखो श्रिंकेज लिमिट, ये है श्रिंकेज लिमिट। तो सबसे पहले कि श्रिंकेज लिमिट की 2 डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो कि हमने लिक्विड लिमिट में पढ़ी, प्लास्टिक लिमिट में पढ़ी, सेम पढ़ेंगे। तो पहली डेफिनेशन है कि श्रिंकेज लिमिट वो अमाउंट ऑफ वाटर है जिस पर जो हमारा सॉइल है उसकी कंसिस्टेंसी स्टेज चेंज होती है, कहाँ से कहाँ तक, आइदर फ्रॉम सॉलिड टू सेमी सॉलिड और फ्रॉम सेमी सॉलिड टू सॉलिड, ठीक है। तो पहले तो ये जो सिंपल डेफिनेशन है इसको लिखते हैं, it is that amount of water content at which consistency change from
सॉलिड टू सेमी सॉलिड और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन समझ गए ना कि जो हमारे पास श्रिंकेज लिमिट है वो अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट है जिस पर जो हमारे पास कंसिस्टेंसी स्टेज है वो सॉलिड से सेमी सॉलिड में चेंज हो जाएगी या फिर सेमी सॉलिड से सॉलिड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन जो है वो थोड़ी ट्रिकी है, लेकिन हम पिछले जो लेक्चर था उसमें कवर कर चुके हैं। ठीक है, देखो दूसरी डेफिनेशन क्या है कि जो हमारे पास श्रिंकेज लिमिट है ये वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट है जिसके बाद हमारे पास जिसके बाद जो वॉल्यूम है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, या ये बोल सकते हैं इट इज़ दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट बिफोर विच बाय डिक्रीजिंग इन द वाटर कंटेंट देयर इज़ नो चेंज इन द वॉल्यूम, कि ये वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट है, देखो मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। तो श्रिंकेज लिमिट हमारा वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट है जिससे पहले अगर हम वाटर कंटेंट में को डिक्रीज करेंगे या वाटर को रिमूव करेंगे तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है, थोड़ी ट्रिकी है, एक बार लिख के समझते हैं। ठीक है, तो हाउ वी डिफाइन द श्रिंकेज लिमिट? इट इज दैट maximum amount of water content below which any decrease in water content no वॉल्यूम चेंज, ये नो वॉल्यूम चेंज इज रिकॉर्डेड। ठीक है, इसका मतलब एक बार दोबारा देख लो, इट इज़ दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट, ये वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट है जिससे पहले हम कोई भी जो हमारे पास वाटर कंटेंट है उसमें चेंज करें, उसको डिक्रीज करें, तो जो हमारा वॉल्यूम होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम रिमेन सेम। ठीक है, तो ये हमारी जो है ये डेफिनेशन है श्रिंकेज लिमिट की। अब देखते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट द श्रिंकेज लिमिट, हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो श्रिंकेज लिमिट पर होता क्या है, श्रिंकेज लिमिट पर देखो क्या होता है, जो हमारे पास s है, s की वैल्यू क्या होगी, s की वैल्यू 1 होगी। क्यों? क्योंकि श्रिंकेज लिमिट का मतलब कि जो हमारे पास वॉइड्स हैं वो सबके सब वाटर से फिल हैं, वाटर से फिल हैं तो कौन सी स्टेज में होगा तो टू फेज स्ट्रक्चर, लेकिन स्टेज कौन सी होगी, इसमें स्टेज होगी हमारी सैचुरेटेड स्टेज, फुल्ली सैचुरेटेड स्टेट। ठीक है, S1 मीन्स इट इज़ ऑन द फुल्ली सैचुरेटेड स्टेट, और S1 होने पर जो हमारा वाटर कंटेंट होगा उसको हम बोलेंगे क्या, श्रिंकेज लिमिट। यही है ना श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट क्या है, लिमिट्स क्या है, वाटर कंटेंट ही तो है कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, कब, जब हमारे पास सैचुरेशन 1 हो, तो W हमारा होगा WS। ठीक है, तो पहले 3 फॉर्मूले देखते हैं, सिंपल वाला देखते हैं। फॉर्मूला 1, ठीक है, फॉर्मूला 1 देखो, जो हमने इस सोल में स्टार्टिंग में जो रिलेशंस पढ़े थे, इंटर रिलेशन, तो जो सबसे पहला बेसिक रिलेशन था वो क्या था, वो हमारा था SE इज इक्वल टू WG। ठीक है, सहवाग के नाम से हमने याद किया था। तो यहाँ पे हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे और श्रिंकेज लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। S की वैल्यू पता है क्या, हाँ पता है, क्या है 1 है, S को 1 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय E रिमेन सेम इज इक्वल टू W। W क्या है, W इज इक्वल टू WS विच इज नोन एज द श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो ये हमारा है WS मल्टीप्लाइड बाय G। तो यहाँ से WS क्या आया, यहाँ से WS हमारा आएगा E बाय G। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला है क्या निकालने का, श्रिंकेज लिमिट निकालने का, दैट इज इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द E बाय G। E पता है ना क्या है, E हमारा है वॉइड रेशियो, G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। लिख देता हूँ, E है वॉइड रेशियो, G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा
बिल्कुल सिंपल था, जो हमने इंटर रिलेशन पढ़े उससे डेराइव किया। डेराइव करने में कुछ नहीं है, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी है। एस की वैल्यू हमें पता है कि श्रिंकेज लिमिट पर जो सैचुरेशन होता है वो कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिया। और डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू क्या है, वाटर कंटेंट है, तो उस वाटर कंटेंट को क्या बोलेंगे, उस वाटर कंटेंट को हम बोलेंगे श्रिंकेज लिमिट। उसको रिप्लेस कर दिया डब्ल्यू एस से, ओ फॉर्मूला आ गया डब्ल्यू एस इज इक्वल टू ई बाई जी। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला था, सिंपल था। अब जो दूसरा फॉर्मूला है वो देखते हैं। देखो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ना डेरिवेशन नहीं पूछते। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो डेफिनेशन नहीं आएगी। ठीक है, और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो बेहतर है कि उस क्वेश्चन को ना छुओ, क्योंकि अगर आप डेराइव करने बैठ गए ना उस क्वेश्चन के फॉर्मूले को, तो आपके जो आगे के क्वेश्चन है वो फिर भूल जाओ। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी ऑब्जेक्टिव पेपर की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो फॉर्मूले तो एटलीस्ट याद होने ही चाहिए। तो जैसे ये बेसिक फॉर्मूला है, और श्रिंकेज लिमिट का जो दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, दैट इज़ द सेकंड फॉर्मूला, फॉर्मूला 2। फॉर्मूला नंबर 2, देखो जो सेकंड फॉर्मूला है वो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम निकालते हैं। देखो सिंपल फॉर्मूला लिखूंगा क्योंकि डेराइव नहीं करेंगे, इसका डेरिवेशन आएगा भी नहीं अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हो तो। ये क्या है, ये है श्रिंकेज लिमिट डब्ल्यू एस, या डब्ल्यू एस को डब्ल्यू डी भी बोल सकते हो, मीन्स ये ड्राई कंडीशन में है। डब्ल्यू डी, इसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम वी डी, इसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम वी वन और डब्ल्यू वन। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि जो हमारे पास श्रिंकेज लिमिट होती है डब्ल्यू एस, ये हमारा होता है डब्ल्यू वन, दैट इज़ द वाटर कंटेंट एट विच स्टेट, वाटर कंटेंट एट दिस स्टेट, मीन्स जो भी हमारे पास श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा जो वाटर कंटेंट है गिवन है वो है डब्ल्यू वन माइनस। तो श्रिंकेज लिमिट हम कैसे निकालते हैं, मीन्स देखो श्रिंकेज लिमिट निकालना है तो जीरो से हम, देखो ग्राफ याद करो, जीरो से हम आए डब्ल्यू एस तक, श्रिंकेज लिमिट तक, इसके बाद कुछ वाटर ऐड किया तो ग्राफ आगे गया। ठीक है, तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि एम बेसिकली कि हो क्या रहा है फॉर्मूले में ये हो रहा है कि इस वाटर कंटेंट से आगे का जितना भी वाटर कंटेंट है उसको माइनस करके यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, तो मान लो ये जो WL है इसको W1 मान लो कि ये W1 है, W1 में से आप ये चीज़ माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, WS मिल जाएगा ना, श्रिंकेज लिमिट मिल जाएगी। तो इसमें से हम ये वाला पार्ट माइनस करके यहाँ पर आ जाएंगे तो हमें WS मिल जाएगा। तो WS कैसे होगा, W1, इसमें से ये वाला पार्ट माइनस करते हैं, अब ये वाला पार्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास WS मिल जाएगा। ठीक है, तो W1 माइनस, यहाँ देख लो ये वाला पार्ट माइनस करेंगे, W1 माइनस V1 माइनस VD, V1 माइनस VD अपॉन WD मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, देखो सिंपल फॉर्मूला है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है ये वाला पार्ट, ये वाली डिस्टेंस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस बोल रहा हूँ, वाटर कंटेंट ये वाला जो है ना, ये वाटर कंटेंट ये है, यहाँ से यहाँ तक का जो है ये वाला वाटर कंटेंट है। और W1 क्या है, W1 ये रहा। तो आपने इसमें से ये चीज़ को हटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, श्रिंकेज लिमिट मिल जाएगी। तो सिंपल फॉर्मूला है, याद रखना, क्योंकि ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे सब फॉर्मूले यूज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो श्रिंकेज लिमिट का बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, W1 माइनस V1 माइनस VD अपॉन WD इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब थर्ड फॉर्मूला देखते हैं जो कि लास्ट फॉर्मूला है और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला ही बताऊंगा डायरेक्ट, फॉर्मूला 3। जो थर्ड फॉर्मूला है वो है, देखो सिंपल फॉर्मूला याद रखना, WS इज इक्वल टू 1/R माइनस 1/G। अगर श्रिंकेज लिमिट से क्वेश्चन आएगा ना तो 90% चांस है कि इस फॉर्मूले के बेसिस पर आएगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। ओके, अब इसमें R क्या है, R जो हमारे पास है, R हमारा है श्रिंकेज रेशो। देखो R है, रेशो है, और इसको बोलते हैं हम श्रिंकेज रेशो।
इट इज़ द श्रिंकेज रेशियो। ये श्रिंकेज रेशियो है। अब श्रिंकेज रेशियो निकालते कैसे वो भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि ये इसकी वैल्यू क्या होती है। श्रिंकेज रेशियो जो होता है वो होता है हमारा ड्राई डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ड्राई डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। और जी क्या है, जी तो देखो सबको पता ही है, दैट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला श्रिंकेज लिमिट निकालने का, दैट इज 1/r माइनस 1/g। r क्या है, r हमारा है श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, ये होता है रेशियो किस का, ड्राई डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और g स्पेसिफिक ग्रेविटी सबको पता है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखते हैं कि श्रिंकेज रेशियो क्या होता है और श्रिंकेज रेशियो को कैसे हम निकालते हैं। तो 3 फॉर्मूले थे, 3 फॉर्मूले यहाँ पे खत्म है। अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास श्रिंकेज रेशियो। इसको देखते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो, ठीक है, रेशियो है। तो श्रिंकेज रेशियो को भी हम ग्राफ के हेल्प से निकालते हैं। देखो यही सेम ग्राफ यूज कर लेते हैं। V1, V2, VD, समझ गए ना, ये वॉल्यूम का रिप्रेजेंटेशन है। और ये हमारा है श्रिंकेज लिमिट, WS बोल दो, ठीक है। और हाँ ये हमारा WS हो गया, ठीक है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग W1 और V2 के कोरस्पॉन्डिंग हुआ हमारा क्या, ये हमारा हुआ W2, ठीक है। तो अब फॉर्मूला देखते हैं कि श्रिंकेज रेशियो क्या होता है। देखो श्रिंकेज रेशियो का पहले फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसके बाद डिफाइन करेंगे कि इसका मतलब क्या है श्रिंकेज रेशियो का। तो फॉर्मूला इसका सिंपल है, श्रिंकेज रेशियो इज डिनोटेड बाय R एंड विच इज रिप्रेजेंटेड एज R इज इक्वल टू वॉट, इट इज द V1 माइनस V2 बाय VD अपॉन W1 माइनस W2, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला है श्रिंकेज रेशियो का, समझ गए ना। R हमारा होता है V1 माइनस V2 अपॉन VD डिवाइडेड बाय द W1 माइनस W2। तो ऐसे हम निकालते हैं श्रिंकेज रेशियो। अब डिफाइन कर लेते हैं कि श्रिंकेज रेशियो होता क्या है। देखो डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं, डेफिनेशन श्रिंकेज रेशियो की राइट हैंड साइड पर। श्रिंकेज रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम represented in term of dry volume, change in volume in term of on the basis of dry volume, ठीक है। चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज हो गया V1 माइनस V2 इन द टर्म ऑफ ड्राई वॉल्यूम, किसके टर्म में, मीन्स किसके रेस्पेक्ट में हमने चेंज किया, विद रेस्पेक्ट ऑफ VD दैट इज द ड्राई वॉल्यूम, इन द रेस्पेक्ट ऑफ ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन वाटर कंटेंट, चेंज इन वाटर कंटेंट, ठीक है। तो सिंपल है, समझ गए ना। तो R इज डिफाइंड बाय चेंज इन वॉल्यूम इन टर्म ऑफ द ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द चेंज इन वाटर कंटेंट, ठीक है। V1 माइनस V2 बाय VD अपॉन W1 माइनस W2। तो ये हुआ श्रिंकेज रेशियो विच इज डिनोटेड बाय R एंड R इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ड्राई डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। और R का यूज़ कहाँ है, R का यूज़ है हमारा किस चीज़ को फाइंड आउट करने में, श्रिंकेज लिमिट को निकालने में, दैट इज WS इक्वल टू 1/R माइनस 1/G, ठीक है। तो ये था हमारा श्रिंकेज रेशियो। अब एक और टर्म आती है, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। अब ये जो है ये लास्ट टर्म है, इस टर्म के बाद हम फिनिश करते हैं ये जो हमारी लिमिट्स है, कंसिस्टेंसी लिमिट, ठीक है। तो लास्ट जो टर्म है वो देख लेते हैं, ठीक है, इतने में देखते हैं। तो लास्ट टर्म है, देखो श्रिंकेज रेशियो पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। देखो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इट इज डिनोटेड बाय VS,
VS वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। ये जो हमारा होता है ये होता है चेंज इन द वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम V1 माइनस V2 बाय VD। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज V1 माइनस V2 बाय VD, दैट इज चेंज इन द वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो इन दोनों में रिलेशन निकाल सकते हो क्या, इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, ये जो पार्ट है ये क्या है, यही तो हमारा है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, दिस इज द VS, तो इसको VS रिप्लेस कर दो तो R और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, R इंटू W1 माइनस W2 इज इक्वल टू क्या आ गया, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। दिस इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा पहले श्रिंकेज रेशो विच इज डिनोटेड बाय R, फॉर्मूला है ये, रेशो है तो कुछ टर्म न्यूमरेटर में होगी और कुछ टर्म डिनोमिनेटर में होगी। उसके बाद हमारा है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज मीन्स चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है। इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास सॉइल सैंपल है उसमें से हम जब वाटर कंटेंट को निकालते हैं तो कितना वॉल्यूम उसका श्रिंक होता है, विच इज नोन एज द वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। श्रिंकेज ऑब्जर्व्ड इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल व्हेन वी रिमूव वाटर। जब हम किसी भी सॉइल सैंपल से वाटर को रिमूव करते हैं तो जो हमारे पास सॉइल सैंपल है वो कितना श्रिंक हुआ, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना डिक्रीज हुआ, विच इज डिफाइंड बाय द वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। और वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का फॉर्मूला क्या है, वो है V1 माइनस V2 बाय VD। अब ये जो है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज और ये हमारा है श्रिंकेज रेशो, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन निकल गया, दैट इज R इंटू W1 माइनस W2 इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। ठीक है, तो इसका मतलब समझ गए ना कि वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का मतलब क्या होता है। तो ये था हमारा लिमिट्स, दैट इज द लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। उससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने बेसिक पढ़ लिया था कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, तो आज हमने कंसिस्टेंसी का जो पूरा पार्ट था वो ख़त्म किया। उसके बाद ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में अब क्या बचा, इस चैप्टर में अब कुछ डेफिनेशंस बची, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बची, जैसे कि थिक्सोट्रोपी हो गई या सेंसिटिविटी हो गई या कोलैप्सिबिलिटी हो गई। तो ये जो टर्म्स हैं ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो देखो ये जो भी हमने पढ़ा ना, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। तो कमेंट में हम क्या करेंगे, या तो डाउट क्लियर करेंगे या आपको अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे या कोई व्हाट्सएप नंबर देंगे, तो आप इजीली डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, या आपको कोई भी नोट्स चाहिए रिलेटेड टू दिस चैप्टर और रिलेटेड टू एनी टॉपिक, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो आप एक कमेंट करो, तो हम कोशिश करेंगे कि रिप्लाई करें जल्दी से जल्दी और नोट्स प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो पूछ लेना इस टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज़ द कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम खत्म करेंगे अपना पहला चैप्टर, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, देखो जो ये पहला चैप्टर था यही बड़ा था, उसके बाद के जो चैप्टर है वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।